हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम यूपीएससी जेई के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इसमें हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखकर कई लोग स्किप कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। मैं आपको बोलता हूँ कई बार कि मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि हो सकता है कि आपको ना पता हो, तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलती है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, या फिर मॉडिफाई द कलर ऑफ सीमेंट, या फिर रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, या फिर एडजस्ट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। लेकिन इन केस जिप्सम जो होता है उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोल सकते हैं। इससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इसका परसेंटेज 3 से 5% सीमेंट में इसका परसेंटेज रहता है। इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपको स्ट्रेंथ जो है सीमेंट में वो इंक्रीज करनी है तो आपका कंटेंट जो है वो कौन सा होना चाहिए, तो स्ट्रेंथ, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, इसके लिए सिलिका जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सिलिका, आपको पता है कि सिलिका का परसेंटेज 17 से 21% सीमेंट में होता है। तो अगर हमारा जो सिलिका है वो ज़्यादा हो जाता है तो ये आपको स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो सेटिंग टाइम होती है उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो देखिए जिप्सम, जिप्सम भी हमारा सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है या फिर एडजस्ट करता है, लेकिन अगर सिलिका जो होता है उसका कंटेंट इंक्रीज होगा तो वो भी सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर सिलिका इंक्रीज होगा तब ना, एक्सेस क्वांटिटी में होगा तब ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है या फिर एडजस्ट करता है सीमेंट की। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये सिलिका के बारे में आई थिंक आप सभी में से किसी को पता भी नहीं होगा। तो मैंने आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ सीखने को और मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। yield of well will be dash if the permeability of soil is more। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो yield जो होता है, जो वेल होता है उसका yield जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा, ये जो है ये भी ज़्यादा होगा। yield अगर ज़्यादा है तो परमेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए मोर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं क्वेश्चन को सिंक करके आपको बताता हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत जल्दी क्वेश्चन बैठ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच इज या फिर आर द करेक्ट मेजर टू बी टेकन वाइल कंक्रीटिंग इज अडॉप्टेड इन सब जीरो ट्रीटमेंट। सब जीरो ट्रीटमेंट के लिए ये सारे ही हम अडॉप्ट करते हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला देखिए प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इफेक्ट। प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर ब्रिक बोला गया है। ब्रिक ब्रिक इट मीन्स कि ये ब्रिक्स में आयरन ऑक्साइड की बात हो रही है। तो ब्रिक्स में आयरन ऑक्साइड जो होता है वो आपको क्या देता है? आयरन ऑक्साइड के अगर कंटेंट की बात करें 5 से 6% ये ब्रिक में होता है। इसका परसेंटेज 5 से 6% होता है। ये आपको कलर देता है, वो भी लाल कलर। आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल कलर आपको देखने को मिलता है। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशिया होता है उसका कंटेंट कितना होता है, यानी ये भी आपको कलर देता है। लेकिन इन केस ये अगर आप ज़्यादा हो जाए तब आपको ये येलो टिंट कलर जो होता है, येलो येलोइश कलर जो होता है वो आपको देता है। येलो टिंट या फिर येलोइश कलर आपको देता है। एंड इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रिंकेज जो होता है उसको भी रोकता है। इट मीन्स कि श्रिंकेज होता है डिक्रीज होता है अगर मैग्नीशिया है तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए डैश कंक्रीट फाइंड कंसिडरेबल यूज्ड इन इंडस्ट्रियल वेयर हाई क्रोजन रेजिस्टेंस कंक्रीट इज रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? तो सल्फर इनफिल्ट्रेटेड कंक्रीट रिक्वायर्ड होता है। गुड क्वालिटी पेंट शुड हैव दिस क्वालिटी। इनमें से कौन सी क्वालिटी होती है जो अच्छी क्वालिटी का पेंट होता है? तो उसमें कवरिंग कैपेसिटी भी होती है,
रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी होता है, नो चेंज, कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारी क्वालिटी जो है होनी चाहिए अच्छा जो पेंट होता है, तभी हम उसको यूज करेंगे बार बार। उसमें कवरिंग कैपेसिटी जो होती है कि बहुत सारा एरिया जो है उसको कवर कर सके। एंड कोई एटमॉस्फेरिक का इफेक्ट होता है, जैसे कि बारिश का इफेक्ट हो गया, कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है हवा का, पोल्यूशन का, तो उस पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट ना पड़े, उसको भी वो रजिस्ट कर सके। एंड उसका कई बार ऐसा होता है कि जो पेंट होता है उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसको ही हम अच्छा पेंट मानेंगे जिसमें ये सारी क्वालिटी होगी। अगला देखिए, ए रिपल इफेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैसिलिटीज काउज ड्यू टू। रिपल इफेक्ट जो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैसिलिटीज काउज ड्यू टू, तो रिपल जो इफेक्ट होता है वो होता है सीलेंट फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्टर टू एक्सेलरेट ए पोर्शन ऑफ द होल प्रोजेक्ट, यानी कि एक्सलेट करना, बढ़ाना, कि जल्दी जल्दी से भाई हमारा काम जो है उसको ख़त्म करो, तो यही उसका कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट एरर ड्यूरिंग लेवलिंग। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है ड्यूरिंग लेवलिंग में इनमें से कौन सा है, सिंपली हमें ये बताना है कौन सा है। एरर इन साइटिंग है, रोड नोट ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ, या फिर मिस्टेक इन रोड हैंडलिंग, या फिर मिस्टेक इन म्यूनिसिपलेशन। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है यहाँ पर देखिए रोड, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो वैसे इफेक्ट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल होता है, पर्सनल होता है, नेचुरल इफेक्ट होता है, तो इन सभी की वजह से एरर होते हैं लेबलिंग में, तो ये जो आता है ये इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही आता है। नेक्स्ट देखिए, केमिकल नेम जो है कैल्साइट का वो क्या है, कैल्साइट का केमिकल नेम क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कैल्साइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके ज़्यादातर देखने को आपको मिलते हैं। तो 2.7 होती है, 2.7 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। एंड एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैल्साइट जो होता है इसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो कौन सा होता है। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है कौन सा होता है, तो वो होता है लाइमस्टोन एंड मार्बल, ये दोनों इसके क्या होते हैं, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एंड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एक सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक इग्निसिस रॉक्स में किसी न किसी में मिल मिल जा सकता है, आपको फाउंड देखने को मिल सकता है। तो इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इट मीन्स कि जिप्सम है, तो जिप्सम किसकी कैटेगरी में आता है, सेडिमेंट्री की कैटेगरी में ही आता है। अगला देखिए, द वुड विच हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंट, कौन सी ऐसी लकड़ी होती है जो वाइट एंट नाम का एक कीड़ा होता है उसको भी वो आप उस लकड़ी को खाने से रोकता है, वो कौन सी लकड़ी है, तो वो होती है टीक। टीक वुड जो होती है हार्ड वुड की कैटेगरी में आती है। टीक साल हो गया हमारे पास, शीशम हो गया, ये हार्ड की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेक्टेड आउटटर्न जो होती है रैंडम रबल स्टोन मैसनरी इन लाइम मोटार में वो कितनी होती है, तो 1 क्यूबिक मीटर एक मिस्त्री जो होता है इसमें काम कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, एज पर मोहर स्केल द हार्डनेस ऑफ क्वार्टर्स एंड टोपास इज रिस्पेक्टिवली, पहले हमें इसका बताना है फिर इसका बताना है कि क्या होता है इन सभी का हार्डनेस नंबर जो होता है। तो इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, 7 8 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी के जितने भी हमारे पास ये मिनरल होते हैं इन सभी के आपको हार्डनेस नंबर जो है वो पता होने चाहिए कि कितना हार्डनेस होता है। एक होता है हमारे पास कोरंडम, कोरंडम जो होता है इसका हार्डनेस नंबर 9 होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जिप्सम का तो सभी को पता है कि 2 होता है, टैलिक एंड डायमंड का भी पता है कि सॉफ्ट एंड हार्डनेस्ट रॉक होती है, तो इसलिए बाकी जो मेन मेन है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वैसे तो सभी के बारे में पता होने चाहिए लेकिन मेन मेन तो आप याद कर ही सकते हैं।
अगला देखिए, विच ऑफ दीज सीवर आर प्रीफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीपेज के लिए। कंबाइंड सिस्टम होता है उसके लिए कौन से टाइप का सीवर जो होता है हम रेकमेंडेड करते हैं, सर्कुलर, एग शेप का, या फिर रेक्टेंगुलर, या फिर ट्रेपेजॉइडल। तो एग शेप का जो होता है वही प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग डाटा रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर। कौन सा यहाँ पे सर्वेइंग है जिसको हम करते हैं ताकि वो डाटा को कलेक्ट कर सके, जो कि रिलेटेड होता है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड प्रॉपर्टी से फ्रॉम वन ओनर टू अनदर ओनर को हमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो उस चीज़ में हमारा जो सर्वे हम करते हैं वो कैडेस्ट्रल सर्वे होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है उसको ही हम करते हैं। D4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स। अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है। अंडर रेनफोर्स का मीनिंग ये होता है कि स्टील हमने बहुत कम प्रोवाइड किया हुआ है। इट मीन्स कि यील्ड स्ट्रेस जो आएगा वो सबसे पहले स्टील पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। रेनफोर्सिंग स्टील रीचेस इट्स यील्ड स्ट्रेस फर्स्ट। यील्ड स्ट्रेस पर वो सबसे पहले पहुंचता है। अगला देखिए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है फॉर पेंट के लिए कोलैप्सिबल गेट के लिए मेजर फ्लैट ऑल ओवर इज कितना होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो डेढ़ होता है कोलैप्सिबल गेट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्वेचर करेक्शन टू ए स्टाफ रीडिंग। कर्वेचर करेक्शन जो होती है स्टाफ रीडिंग के लिए इन्हें डिफरेंशियल लेवल सर्वेज है। कर्वेचर करेक्शन ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होती है। कई बार आपको सिंपली यही पूछा गया है कि कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सब्ट्रैक्टिव, पॉजिटिव, कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको दिए होते तो वो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन प्लेन टेबल इज सेट एट एनी प्लेस देन द सेकंड टेम्परेरी एडजस्टमेंट विच इज डन इज नाउन एज उसको हम लेबलिंग बोलते हैं। तो जब आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट करनी होती है लेबलिंग की, तो सबसे पहले आप सेटिंग करते हैं, उसके बाद लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग के बाद सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग के बाद आप लास्ट में ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये इस तरह से सीक्वेंस होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द वॉइड इज कॉल्ड। एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है पानी की वो फ्लो कर रही है थ्रू वॉइड्स, उसको हम सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। सीपेज वेलोसिटी हम उसको बोलेंगे। बेस फेलियर ओकर व्हेन। बेस फेलियर कब देखने को मिलती है आपको। बेस फेलियर जो होती है जब हमारा सॉइल बिलो द टू इज रिलेटिवली वीक एंड अबव द टू इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड द स्लोप एंगल इज फ्लैटर, तब आपको बेस फेलियर देखने को मिलता है। टू जो होती है, टू के नीचे हमारा सोइल जो है, कोई हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हमने टू प्रोवाइड की हुई है, तो उसके नीचे जो हमारा सोइल है वो बहुत ही वीक है लेकिन टू के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, तो उस केसेस में आपको बेस फेलियर देखने को मिलता है। एंगल ऑफ स्लोप जो होता है वो भी फ्लैटर होता है, फ्लैट होगा बिल्कुल। अगला देखिए, द रेंज ऑफ बॉइड रेशियो बिटवीन पिच क्विक्स एंड कंडीशन ओकर इन कोहेजनस ग्रैनुलर सॉइल डिपॉजिट इज। रेंज जो होती है बॉइड रेशियो की क्विक सैंड कंडीशन जो कि आपको देखने को मिलती है कोहेजनलेस सॉइल में, ग्रैनुलर सॉइल डिपॉजिट में, वो कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो अब ये मैंने आपको यहाँ पे क्विक सैंड का जो सॉइल होता है यानी कि कोहेजनलेस सॉइल के लिए वॉइड रेशियो तो मैंने आपको बता दिया है इतना होता है। आपको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। 2.65 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो नियरली इक्वल टू 1 होता है। इसको भी आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेनॉल्ट नंबर एंड द फ्रिक्शन फैक्टर रिप्रेजेंट बाय ए स्ट्रेट लाइन द फ्लो इज सेड टू बी।
एक रिलेशन है बिटवीन रिनोल्ड नंबर जो होता है एंड फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है, उसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हमारा जो फ्लो होता है उसको हम कौन सा फ्लो कहते हैं? तो उसको हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए लैमिनार फ्लो ही हमारा होता है। वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय, वेयरिंग कैपेसिटी जो है किसी चीज़ को सहन करने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल की, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन की जो गहराई है वो हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगला देखिए, द रेट ऑफ पुल ऑफ द सैंपल इन बिटुमेन डक्टिलिटी टेस्ट apparatus इज, तो वो 50 mm पर मिनट ही होता है। नेक्स्ट देखिए, इन ए फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप्स हाइड्रोलिक ग्रेडिंग लाइन जो होता है वो ऑलवेज प्लेस्ड, तो हाइड्रोलिक ग्रेडिंग लाइन जो होती है वो एनर्जी लाइन के नीचे ही होती है, एनर्जी लाइन के नीचे होगी ये। नेक्स्ट देखिए, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए लोड एट द मिड स्पैन इज, कितना होता है मिड स्पैन पर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर बोलते हैं। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिलो मिनिमम पूल लेवल इन ए रेजर्वोयर, हमारे पास एक रेजर्वोयर है, उसमें बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है पूल लेवल के नीचे, मिनिमम पूल लेवल के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं? यूजफुल स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज, डेड स्टोरेज, बैंक स्टोरेज। तो हम उसको डेड स्टोरेज बोलते हैं जो मिनिमम पूल लेवल के नीचे होता है पानी रिजर्वोयर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्री कॉम्बिन लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन, कॉम्बिन लेयर जो होती है किसके बीच में होती है? सिंपल क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास टिम्बर का पिथ होता है एंड ये उसके सराउंडिंग जो होता है हार्ट होता है, हार्ट के बाद आती है हमारी सैप, सैप के बाद आती है हमारी कॉम्बिन लेयर, कॉम्बिन लेयर को जो प्रोटेक्ट करती है वो इनर बार्क एंड आउटर बार्क जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको पूरा डायग्राम बता दिया है, ये तो पिथ आ गई, ये हार्ट आ गया, ये सैप आ गया, सैप के बाद हमारी क्या आ गई? ये हार्ट आ गया। तो सैप के बाद आ रहा है, इट मीन सैप एंड इनर बार्क एंड आउटर बार्क इसको प्रोटेक्ट करती है। तो इनर बार्क आउटर बार्क कहाँ पे दी गई? ये तो होगा नहीं, क्योंकि बीच में बोल रहा है कि किसके बीच में आती है? इनर बार्क एंड सैप वुड के बीच में ही आती है। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट आर प्रोवाइडेड इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट टू एड्रेस श्रिंकेज क्रैकिंग, श्रिंकेज क्रैकिंग के लिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो होता है वही प्रेफर किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अगला देखिए, इक्विवेलेंट पैसेंजर कार यूनिट जो होता है इन यूनिट टाइम ऑफ ट्रक के लिए वो कितना होता है? ट्रक के लिए पीसीयू नंबर कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पीसी यूनिट कार नंबर जो होता है ट्रक के लिए 3 होता है। हमारे पास बसेस हो, बस जो होती है उसके लिए भी 3 ही होता है। ट्रैक्टर होता है उसके लिए भी 3 ही होता है। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जो होता है जिसको, उसके लिए भी 3 ही होता है। कार के लिए कितना होता है? कार के लिए 1 होता है। टेम्पो, ऑटो रिक्शा वगैरह, जीप वगैरह, वैन, उसके लिए 1 ही होता है। अगला देखिए, तो मिनिमम डायमीटर जो है रिबट का रिक्वायर्ड फॉर कनेक्ट 2 प्लेट्स ऑफ 8 mm एंड 10 mm इज, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पे बोला है कि मिनिमम रिबट का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो 6 अंडर रूट टी ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं अनविन फार्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वैल्यू mm में दी गई तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे क्योंकि ये mm वाला फार्मूला है। मैंने आपको फीट का भी फार्मूला बताया हुआ है, सेंटीमीटर का बताया, सॉरी सेंटीमीटर का फार्मूला भी बताया हुआ कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 mm एंड 10 mm थिकनेस दी गई है प्लेट की।
तो इन दोनों केसेस में जो लीस्ट होता है, जो सबसे कम छोटा होगा, थिनर मेंबर होगा, उसको ही हम लेंगे। तो थिनर हमारे पास छोटा ये है 8, इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए थिकनेस। 6/√T8 हमारे पास आ जाएगा टी की जगह। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 16.9 है, इनके 17 आ गया, आ गया। तो 17 यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इसलिए हम इसको ही आंसर मान लेंगे, क्योंकि ये नियर बाय ऑप्शन के है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगला देखिए, द फिश प्लेट आर यूजली मेड ऑफ। फिश प्लेट जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? फिश प्लेट जो होती है हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। नंबर ऑफ फिश बोल्ट जो लगते हैं फिश प्लेट के लिए वो 4 लगते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है फिश प्लेट से। फिश प्लेट जो होती है उसकी मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी उसके बारे में बताई थी कि उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये मैंने वहाँ पे आपको बताया था। 5.58 से लेकर 6.51 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ये इसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। इसमें कार्बन कंटेंट की कितनी परसेंटेज होता है? 0.30 से 0.42 होती है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है हमारी, उसको जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू डोमेस्टिक पोर्टेबल वाटर क्वालिटी इज करेक्ट। जो डोमेस्टिक के लिए हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं उनकी क्वालिटी यहाँ पे दी गई, कौन सा सही है हमें ये बताना है, कौन सा सही है। तो देखिए, टर्बिडिटी आप सिलिका स्केल पर जब मेजर करते हैं 15 से 20 होती है, नहीं होती है। शुड नॉट एक्सीड 10। कलर जो होता है कोबाल्ट स्केल पर 15 से 25 होता है, नहीं होता है। शुड नॉट एक्सीड 5। ओके। हार्डनेस जो होती है वो बिल्कुल सही है, 75 से 115 होती है। एंड बीओजी जो होता है वो 0 होना चाहिए, बीओडी 0 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फॉर। जो लोड होता है कनेक्शन के लिए वो नॉट इसेंट्रिक होता है डबल कवर बट जॉइंट के लिए। डबल कवर बट जॉइंट के लिए इसेंट्रिक होता है, नॉट इसेंट्रिक। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द सेटलिंग वाटर थ्रू द वेड ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल इज टर्म एज। उसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन हम उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है रैपिड सैंड एंड स्लो सैंड फिल्टर से पूछा गया है। अगला देखिए, द बिंड रोज इज। बिंड रोज क्या है? बिंड रोज क्या होता है? बिंड रोज जो होता है द बिंड डाटा ऑफ एन एयरपोर्ट डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एनक्रोज वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड हुक ऑफ रेनफोर्सिंग बार डायमीटर डी इज, वो 16 डी होती है। टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आर। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो ये दोनों ही हमारे पास रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के हैं, बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन प्लेट गर्डर डिजाइन द रिवर्स कनेक्टिंग द फ्लेंज एंगल एंड द फ्लेंज प्लेट्स हैव टू बी डिजाइन फॉर। किसके लिए डिजाइन की जाती है? बेंडिंग स्ट्रेस, सिंगल शेयर, डबल शेयर या फिर बेंडिंग एंड शेयर। किसके लिए? सिंगल शेयर के लिए डिजाइन की जाती है। अगला देखिए, इन हाइड्रोलिक जंप द फ्लो कंडीशन इज। हाइड्रोलिक जंप में फ्लो कंडीशन जो होती है वो रैपिड होती है। अगला देखिए, फॉर रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ द शियर स्ट्रेस डायग्राम। शेप जो होती है शियर स्ट्रेस डायग्राम में रेनफोर्स सेक्शन में वो कैसी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो जो होती है पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक होती है एंड रेक्टेंगुलर होती है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। इसको आप याद रखिए, क्योंकि इसको सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और इसको सेपरेट करके आपसे अलग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, डॉग लेगड स्टेयर इज। डॉग लेगड स्टेयर जो होती है वो हाफ टर्न की स्टेयर होती है। इसमें 180 डिग्री का एंगल बन सकता है, ऐसा भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, डॉग लेगड हाफ टर्न की स्टेयर होती है। अगला देखिए, इफ ए टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शेयर। टू वे का स्लैब है वो अनसेफ है
शेयर में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड, आप किसको रेकमेंड करेंगे? तो जो थिकनेस होती है स्लैब की उसको हम इंक्रीज करने के लिए रेकमेंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड इज लीस्ट अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, कौन सा लीस्ट होता है हमें ये बताना है। जो लीस्ट होता है यहाँ पर वो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट होता है, क्योंकि इसका परसेंटेज 6 से 10% ही होता है। ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट की अगर हम बात करें तो यह 8 से 12% होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट की अगर हम बात करें 20 से 30% होता है। सबसे ज़्यादा ट्री कैल्शियम सिलिकेट होता है 40 से 60%। तो ये सभी का परसेंटेज मैंने आपको बता दिया है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका 500 होता है, ये सभी जूल पर ग्राम में होगा। डाई कैल्शियम सिलिकेट का सबसे कम होता है, 260 होता है। एंड ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट का 865 होता है एंड इसका 420 होता है जूल पर। ये सारे जूल पर ग्राम में आएंगे सारी वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज फीडिंग बोटल टेक्निक। फीडिंग बोटल टेक्निक जो होती है इनमें से कौन सी होती है? ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फ्यूरो मेथड या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो फीडिंग बोतल टेक्निक जो होती है वो ड्रिप इरिगेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द इफेक्टिव डेप्थ इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन एज से टू द सेंटर ऑफ द टेंशन एज। यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।